हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र सामान्य भूगोल में हम कर रहे थे एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर में आधा हुआ था और आधा आज करेंगे, और उसके आगे के जो चैप्टर होंगे उसको भी हम करेंगे। तो ये पार्ट 17 है ज्योग्राफी का पूरा। तो आपको पता होगा घटना चक्र यूपीएससी, पीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आरओ एआरओ को ही छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपर सजेस्ट करते हैं, टॉपर मैं नहीं कर रही हूँ आपको, ठीक है। और आपको मेरी बात को वैल्यू नहीं है तो आप देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे पीवाईक्यू होते हैं, सारे पीवाईक्यू करवाए जाते हैं इसमें। और पीवाईक्यू जो करने से साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया जाता है, और बहुत सारे फैक्चुअल डेटा भी बताए जाते हैं, और थियोरेटिकल पार्ट भी कराया जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए इसको। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो, जाइए उसको देखिए। सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, घटना चक्र के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं सारे सब्जेक्ट के। सारे सब्जेक्ट को आप देखिए, एंजॉय करिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र का आगे का सीरीज। तो आज हम करेंगे नकदी फसलों को। इसके पहले खरीफ और रबी की फसलें आपको कराई गई थी, और बहुत सारी चीजें करवाई गई थी। तो आप यही पिछला वीडियो देखिए। अगर नहीं देखा है तो सारे प्लेलिस्ट आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट के थ्रू आप देखिए। तो भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। मुद्रादायी मतलब जिसको बेच करके पैसे कमाए जाते हैं, जिसे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल जो सूती वस्त्र बनते हैं उसके लिए कच्चा माल कहाँ से? कपास से मिलेगा। और कपास मालवेसी कुल का मतलब मालवेसी फैमिली होती है, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा। कपास की विश्व में दो मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम देशज मतलब ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, और एक दूसरा अमेरिकन कॉपर कपास, जिसे न्यू वर्ल्ड कॉटन कहते हैं। कपास भारत का देशज है, मतलब भारत में ही उत्पन्न है। और ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 210 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज और चमकदार धूप तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर उगाई गई। उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत मतलब भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार मतलब 2019-20 का है ये, अभी आप देखेंगे अब प्रेजेंट डाटा के अनुसार। कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन थे? महाराष्ट्र, गुजरात एवं तेलंगाना। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को महाराष्ट्र का श्वेत स्वर्ण मतलब व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार एवं नर्मदा क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, सतालम और होशंगाबाद तथा राजगढ़, खांडवा, खरगोन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। कपास के रेशे कपास के बीजों से प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं हम। वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की प्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल कौन सी है? देखिए, मृदा के बारे में बता दिया है, वर्षा के बारे में बता दिया है, पाला लगता है नहीं लगता है, सब कुछ बता दिया। बस आपको बताना है कौन सी फसल के लिए सारी चीजें मतलब इससे होना चाहिए। तो वो है कपास के लिए, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा कपास अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी पश्चिमी भारत। अभी पढ़ाया गया आपको, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। बीपीएस में पूछा गया कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी तो होती है। तो निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो वह जिला कौन था? खंडवा और खरगोन, ठीक है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? वह है कपास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, मतलब यहाँ पर ही कपास हुआ,
और विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्में विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो वो दोनों ऑप्शन सही है। IS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो उसके बीजों से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी क्षेत्र के कपास को गन्ने की फसल प्रतिस्पर्धा की सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं का प्रसार के कारण इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। अब हम करेंगे गन्ना। ठीक है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जा सकता है। यह ग्रैमीनी, जैसे अभी आपने पढ़ा मालवेसी कुल का था, ये ग्रैमीनी कुल का पौधा है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये याद थोड़ा करना ही पड़ता है। वर्ष 2020-21 में भारत में गन्ने की खेती की अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना का है। भारत में वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिमानुमानित आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादन 3 अग्रणी राज्य है, मतलब गन्ना उत्पादन 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गन्ना उत्पादन के व्यवहारिक उपागम, जिसे धारणी गन्ना उपक्रम अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है, इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती इसके सुधार हेतु 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ ICRISAT एवं WWF की संयुक्त पहल में किया गया। कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में चयन मतलब ड्रिप सिंचाई का प्रभावित होता है, और तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंत में रसायन की ज्यादा गुंजाइश होती है। इस पद्धति में कार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों, अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग होता है। और भारत में गन्ने का प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया। गन्ने की अठसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है। यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेती है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। प्रारंभ में 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार मुख्य चीनी उत्पादन राज्य थे, किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी पाई जाती है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। इस प्रकार संदर्भ में ब्राजील पहले, एक EU तीसरे स्थान पर है। विपणन वर्ष 2020-21 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 180.1 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 33.76 मिलियन टन तथा ब्राजील का हिस्सा 42.05 मिलियन टन रहा है। ब्राजील में चीनी का निर्यात 32.15 मिलियन टन था। वर्ष 2020-21 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व उत्पादन का लगभग 18.74% था। अब क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष मतलब लीस्ट वाटर इफिशियंट फसल है? तो है गन्ना। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो वह है उत्तर प्रदेश। और भारत की निम्न फसलों में से किन फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो प्रतिशत है गन्ना का। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में लगाना है, तो वो कौन से हैं? तो हो गए उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। पंजाब में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाले राज्य हैं, तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो वह बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम, मतलब ये 2014 का क्वेश्चन था ना, तो 13 के अनुसार पूछा था, तो उस टाइम जो था वो भी जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा था।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों से निकली कई खोई जो होती है भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। और कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो ये तीसरा गलत है, ये सही है। तो चीनी का उत्पादन प्रक्रम में शीरा उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं बल्कि चुकंदर से भी होता है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है और इसमें स्वयं मतलब ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग होता है, ये भी सही है। इसमें रासायनिक कार्बनिक उर्वरक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, तो अपनी आपने पढ़ा कि दोनों का उपयोग होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश होती है, तो वो आपका 1 to 4 सही है। आइए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए या पकने की अवधि में पाला गिर जाए, तो या फिर तो पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गन्ने में जो शर्करा होती है उसकी मात्रा घट जाएगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं, तो कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो वह है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो विश्व में चीनी का उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। या तो दोनों ही सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी सही है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, ना कि भारत। आपको पता होगा भारत चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, वो है आंध्र प्रदेश। कोई कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाया? तो कहलाया उत्तर प्रदेश, मतलब कहलाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को 2019-20 से और 20-21 के आंकड़ों के अनुसार। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, वो कहाँ की गई थी? प्रतापपुर में। और निम्न कारणों में से उत्तरी भारत में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण मतलब स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की किसने? गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन में, या गन्ने की शर्करा का अधिक होना, या पेराई का अधिक लंबा होना, या सस्ता श्रम। तो जो 1 to 3 है, सस्ता श्रम तो नहीं है, ये तो 1 to 3 हो जाएगा। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ? SBI मतलब SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना? 18 महीने की। यहाँ पर कथन कारण दिए हैं, देखते हैं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है, तो ये कथन कारण दोनों ही सही है। ARO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक ये कथन कारण है, ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, तो ये सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्रों में स्थापित हैं, तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन उसका मतलब कथन कारक नहीं है एक दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलहन मतलब अगला करेंगे हम तिलहन। तो तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत होता है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें मतलब जिससे तेल मिलता है, तोरिया है, सरसों है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, बिनौला है। पीत क्रांति मतलब येलो रिवोल्यूशन का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग स्नेहक वार्निश, औषधि, सुगंधित वार्निश, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक तथा पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में कुल तिलहन उत्पादन मतलब 36.1 मिलियन टन अनुमानित है। और भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, इसके पश्चात महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री तापमान एवं 50 से 80 डिग्री तक वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। और पेंगी मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है जिसमें परागण के बाद फूल के अवशोषण भाग के आधार से
निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन में भीतर वृद्धि करता है। फलस्वरूप फसल के लिए मतलब मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य थे। कौन है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक वर्षा और 6 से 6.5 पीएच का मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन खरीफ फसल है के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इस फसल को 3-4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सोपा द्वारा खरीफ 2021 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश में मतलब 5.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 46.41% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र में संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है और रबी की फसल है। अंतर्गत आते हैं 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। ये अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, फरवरी मार्च में काटे जाते हैं। तो सरसों में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो सूर्यमुखी है, मसूर और लोबिया बरबसी में ये नहीं है। तो पीत क्रांति संबंधित है, तो अभी बताया गया तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह है तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए है मूंगफली। पेंगिंग की लाभकारी प्रक्रिया किसमें होती है? मूंगफली में भी पढ़ाया गया आपको। भारत में सोयाबीन की अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वह है मध्य प्रदेश। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सेम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल? देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार पूछा। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? तो वह था तिलहन। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है, वह है पंजाब। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो तिलहन, मूंगफली, अरंडी। तो जो तिलहन है वो सरसों है, तिलहन दोनों है। ये दोनों तिलहन है। मूंगफली मूंगफली तिलहन और उसमें दोनों शामिल होगा। और इसमें मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, जबकि अन्य सभी पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली एवं सरसों तेल को खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि अरंडी को तेल एवं खाद्य प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब थोड़ा सा सस्पेंस है कि इसमें से कौन सा विकल्प चुने, क्योंकि कुछ ना कुछ कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, किससे किसी का नहीं कर रहे हैं। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक करता है? तो सरसों का। हाँ, ये जो दिए गए चित्र दिए गए हैं यहाँ पर ABCD, तो इसको बताना है क्या है। अंकित क्रमशः किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है ए जो है मूंगफली के लिए है ये राजस्थान। उसके बाद ये गन्ना है, फिर रागी है, फिर तंबाकू है। ठीक है, आइए 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से कौन सी है? तिल है, सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है। तो ये जो है ये कौन सा है? ये मतलब पहले, अच्छा ठीक है, पहले सोयाबीन है, फिर आपका मूंगफली है, फिर सरसों है, फिर तिल है। इस तरह से ऑप्शन डी है। वरुड़ा प्रजाति है किसकी? तो वरुड़ा सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? तो सरसों की है। पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी? वो सरसों की है। और जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके लिए? मूंगफली की फसल के लिए। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो वह है मूंगफली की। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो वह है तिल। तिल में सबसे ज्यादा होती है मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी की अपेक्षा। तो देखिए मूंगफली में 48% होती है लगभग, सोयाबीन में 40 और सूरजमुखी में 42 और तिल में 52% होता है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। ROAR 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हम करेंगे दलहन। अभी आपने तिलहन किया, अब हम दलहन करेंगे। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। यहाँ पर रबी, खरीफ एवं जायद 3 फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर
और अरहर है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण में सहायक होती है। भारत में दालों की अत्यधिक उपभोग होने के कारण इसका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इसे आयात करना पड़ता है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 अनुसार 2021 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरा और तीसरा है। भारत की दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 से 80 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी में क्षेत्र में प्रायद्वीपीय काली मिट्टी तथा तक के क्षेत्र में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अपवाह जल लग्नता में पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र और संदर्भ में कर्नाटक है इसके बाद, और दूसरा है तेलंगाना का, तीसरा स्थान है। मालवी चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय, विकास, पारस इत्यादि। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश के अनुमानित है और फलीदार तथा दलहनी फसलों के संतुलित उर्वरक अनुपात का इतना है। बाकी क्वेश्चन करते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है और सही है ये, दोनों भी फसल टाइम में की जाती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ये गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा वहीं वहीं जो है आगे के साथ स्टेटमेंट मिट गया है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको। निम्न में से कौन सा एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो वह है भारत। यहाँ पे ज्यादा उत्पादन होते हैं तो ना उपभोग भी हो जाता है। भारत में इनके में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो वह है दालें, क्योंकि इतना यही खा लिया जाता है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं है। दालों की मांग की वरीयता है। तो दालों में भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा ही है, और कथन कारण दोनों सही हैं। मतलब जैसे दालों की मांग की वरीयता में दाल अधिक डिमांडेड है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं है। आगे, तो दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दालों की कमी है परंतु ये प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी के कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। मतलब यहाँ पर डिमांड ज्यादा है दालों की, जबकि उत्पादन भी बहुत हाई लेवल पे है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है वो कौन सी है? वह है दालें। और दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आवश्यक है कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अरहर नीलम है, मूंगफली चंद्रा है, मसूर जो है, अरहर नीलम नहीं है बल्कि अरहर नीलम जो है एक आम की प्रजाति, मैंगो की प्रजाति है, ना कि अरहर की। बाकी मूंगफली चंद्रा है, मसूर पंत एल एल 406 है और सरसों वरुणा है। सही है। वायुमंडल के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना करने वाली दलहनी फसलें हैं चना, मटर, राजमा, मूंगफली। तो चना, मटर एवं मूंग मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। चना भी है, राजमा भी, मटर भी है। तो ये ऑप्शन कई से ज्यादा है इसलिए इसको नहीं मान सकते कोई सही। दलहनी फसलों के संतुलित खाद्य का अनुपात कितना होता है? तो 1:1:2:2 होता है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में है। मालवी चमत्कार एक प्रजाति किसकी? ये तो अब अरहर की है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अरहर और बहार, मतलब बहार अरहर की प्रजाति है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी? अरहर की है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है वो अपर्णा है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति। रेशम के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय जो भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। भारत में शहतूत, टसर, इरी एवं मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाते हैं। प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम के कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। पहले वो एग रहता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वो मोथ बनता है। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्रों में कोसों चरण पर अवरोध डाला जाता है। मतलब कोसों कोसों मतलब ठीक है।
उसके बाद क्या किया जाता है, जिसमें व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है। मतलब ऐसे होता है ना, इसके अंदर उस कीड़ा होता है, ये पूरा रेशे से घिरा होता है, तो इसी को पहले कीड़े को उबाल कर मार दिया जाता है अंदर, फिर इसको धागे के रूप में निकाल दिया जाता है। इसे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट 1920 जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। इसी दृष्टि में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है और कर्नाटक सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ये कुल सहतूत रेशम का 44.1% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1920 में कर्नाटक में देश कुल कच्चे रेशम का लगभग 31.1% उत्पादित किया गया। कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, जो देश का 22% कच्चा रेशम उत्पादित करता है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य के कुल मूंगा रेशम उत्पादन की 82.28% हिस्सा पैदा करता है। ईरी रेशम भी जो होता है उत्पादन असम बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक होता है। असम बोडोलैंड सहित भारत के कुल ईरी रेशम उत्पादन में 70% भाग उत्पादित करता है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में एवं ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। वन्य रेशम मतलब ईरी और मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम, तत्पश्चात झारखंड एवं मेघालय राज्य में होता है। क्वेश्चन करते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो वह है कर्नाटक। भारत को 3/4 में से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कहाँ से? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य का है, वह किसमें है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेली से देखते हैं? इरी रेशम जो असम है ये सही है, और मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश नहीं, मुगा रेशम जो है असम है, और सहतूत रेशम है कर्नाटक में, और टसर रेशम है झारखंड में। यहाँ पर दिया गया मिला ना दूसरे कथनों पर विचार करना देखते हैं। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये 1 सही है और 3 सही है, ये दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है आंध्र प्रदेश का वगैरह। ठीक है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, वह असम में होती है। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज में भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम पर अग्रणी उत्पादक है? वह है मणिपुर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत मतलब सिल्क यार्न उत्पादित करता है? वह करता है कर्नाटक। यूपीपीएससी में 2017 में पूछा गया है। अब बगानी फसली करेंगे काफी और कहवा के बारे में। तो भारतीय काफी गाथा 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बुदान द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदाने गिरीश के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान काफी के वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में काफी पूर्व एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती थी, और यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। काफी न केवल इस क्षेत्र में अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बल्कि सहायता प्रदान करती है, बल्कि दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। तो उत्पादन मिलियन टन में देखिए राज्य जिले हैं, ये अंतिम अनुमान क्या है? चिकमगलूर और कोडालू और हसन, ये सब चीजें हैं। वायनाड, सरमकोर, यहाँ पर सब आप डेटा देख लीजिएगा। और यहाँ पर कहते हैं भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक में चिकमगलूर जिले में काफी उगाया गया। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में हैं, एक अरेबिका है, दूसरा रोबस्टा है। और वर्ष 2020-21 में भारत में विश्व के काफी उत्पादन का मात्र 3.28% भारत उत्पादन किया गया, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। कहवा के 15 से 18% डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान तथा 150 से 250 सेमी की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट तथा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यह भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संविधिक अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1984 में।
और यदि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों में की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संबंध में इनके अंतरों पर विचार करें तो कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों की क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो ये जो है दोनों ही ऑप्शन सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो वह राज्य है कर्नाटक। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया देख लीजिए। निम्न से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? वो है कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो वह है कर्नाटक। निम्न से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? वह है कर्नाटक। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिक्कमगलुरु शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मांड्या कॉफी उत्पादन क्षेत्र के लिए सुविख्यात है। तो ये जो है ऑप्शन दोनों ही गलत है, क्योंकि कर्नाटक चिकमगलुरु जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए आवश्यक है और प्रसिद्ध है। और भारत में सर्वप्रथम कॉफी यहीं उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन, तो दोनों अपोजिट दिए गए हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो वह है पुलनेज। बाकी कुर्ग, बाबा बुदनगिरी और चिकमगलुरु ये सब है। अब चाय एवं रबर के बारे में देख लेते हैं। तो चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिण चीन के यूनार पठारी का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। इसके लिए 150 से 200 सेमी तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं, बोहिया या चीनी, असामिका या असमी। चाय अधिनियम 1953 अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2020-21 में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का स्थान है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं? चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम। एफओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार 5 उत्पादक देश कौन से हैं? चीन है, भारत, केन्या, अर्जेंटीना और श्रीलंका। जबकि एफएओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में उत्पादन और उपभोग दोनों के लिए संदर्भ में चीन पहले एवं भारत दूसरे स्थान पर था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में केन्या, चीन, श्रीलंका एवं भारत हैं। तो रबर के पौधों की बात करें तो गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड मासिक औसत तापमान एवं लगभग 300 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार यह देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56% भाग उत्पादित किया जाता है। 2018-19 केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर 76.68% रह गया। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादक 6 राज्यों में केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु हैं। एफएओ के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक रबर उत्पाद में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। अब क्वेश्चन करेंगे, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो ये जो है चाय का भी है और दाल का भी है। तो 2 ऑप्शन है, इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं कोई ऑप्शन इसमें से। वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान कौन सा था? तो प्रथम था। और कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात प्राप्त होती है? तो वह है चाय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो वह है असम। और अगला है, भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज का? चाय। और भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत चाय की घरेलू खपत बहुत कम को है। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरा, घरेलू खपत बहुत कम है, नहीं घरेलू खपत ज्यादा है, ये गलत है, बाकी एक सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो होगी चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो वह चाय की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो वह है गन्ना। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, वह है केरल। और निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो वह है केरल।
भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 में था, वह था केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह केरल। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक? सिंपल से। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? तो वह है चाय। अब है अन्य बागानी फसलों के बारे में। तो बगान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बगान फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर को रखा जाता है। तो बगानी प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये रखा जाता है और बाकी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये रखा जाता है। नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बगान अथवा बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार अनुमान के अनुसार तंबाकू का 50% उत्पादन गुजरात में और 2018-19 के अनुसार भारत में तंबाकू उत्पादक राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। और नारियल उत्पादन में 3 राज्य कौन से हैं? तो वह हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। और केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और वैश्विक रूप से इंडोनेशिया भारत का फिलीप नारियल के उत्पादन की दृष्टि अग्रणी देश है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाते हैं, मसालों का बागान कहा जाता है। और 19-20 के आंकड़े के अनुसार मतलब मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल में ही विश्व में गर्म मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग, यूजीनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका और लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तमिलनाडु, केरल और अंडमान मतलब लौंग की सर्वाधिक उत्पादक करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र ये हो गया। और लौंग उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और केरल। 2020 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक हैं, केरल है और असम है। भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 से 11,200 सेमी वार्षिक वर्षा और कितना 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल तथा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ठीक है 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च का उत्पादन भारत का स्थान दूसरा है और तीसरा ब्राजील का है। अब क्वेश्चन करते हैं भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो वह है कर्नाटक। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं वह है चाय, रबर, नारियल, कहवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा पूर्ण सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो चाय असम की मुख्य फसल है, सही है। कहवा तमिलनाडु की फसल है, ये गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश की विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, ये भी सही है। जूट छत्तीसगढ़ की फसल, ये भी गलत है। चाय उत्पादन में असम तथा तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश और अग्रणी राज्य है। कहवा उत्पादन में कर्नाटक है और एक तमिलनाडु में कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ मुख्य फसल धान है, ना कि जूट है। और कुल मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं 13 सही है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है किससे? आंध्र प्रदेश से। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वह है आंध्र प्रदेश। ये आंकड़े थोड़े पुराने हुए हैं क्योंकि हम नए आंकड़ों के अनुसार आप करेंगे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? वह है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो केरल है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है केरल। तो निम्नलिखित मसालों में से भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है किन का उत्पादक? तो भारत तो काली मिर्च, लौंग, इलायची सबका लगभग है। तो मसालों में काली मिर्च अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला और लौंग का इंडोनेशिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो वह है ओडिशा। और केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है गर्म मसालों के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य? तो वह केरल। अभी डेटा चेंज हो चुके हैं तो आप उनके अनुसार देखेंगे। मध्य प्रदेश है अभी। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है तो केरल और अभी मध्य प्रदेश। नाउ राइट डाउन। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो केरल। पुराने आंकड़े हैं। लौंग प्राप्त होता है किससे? पुष्पकली से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो बीसीएस में कई बार पूछा है। तो लौंग की खेती होती है कहाँ पर? ये भी केरल में होती है।
और लौंग की खेती सर्वाधिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप में होती है, तो एक से ज़्यादा विकल्प दिए गए हैं। तो भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर की ऊंचाई, पहाड़ी ढाल और 15 से 30 वार्षिक ताप। तो ये किसके लिए है? काली मिर्च के लिए। आईएसपी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो वह है काली मिर्च। और भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? गुजरात में। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? काजू कहाँ पर सबसे ज्यादा था? महाराष्ट्र में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा है? वह है जम्मू कश्मीर। अब ये देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। तो रबड़ हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। बाकी जो जो है पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश सब सही है। तो रबर के उत्पादन नरम वायु की आवश्यकता होती है, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक में होता है। अब ज़ूमिंग की कृषि है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। घटना चक्र सारी सीरीज आप अटेंड करिए और क्वेश्चन करिए, बने रहिए। और आर ओ का एग्जाम दिसंबर में है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं आपके पास। तो रिवीजन कर डालिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और टेस्ट भी कराए गए हैं, टेस्ट भी दीजिए और रिवीजन भी करिए आर ओ के लिए स्पेशली। और यूपीपीसीएस में यूपीएससी वगैरह तो वो भी एग्जाम है, उनके लिए तो मस्ट है ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।